अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर है वो सॉल्व करूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट की है कि आदम जी साइंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के तमाम एमसीक्यूज़ और तमाम न्यूमेरिकल्स एक वीडियो में मैं आपको बता दूं, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 28 मई से शुरू होने वाले फर्स्ट ईयर के इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में शिरकत करने वाले हैं, उनको उनकी प्रैक्टिस हो सके और उनके जो है डिफरेंट टॉप कॉलेजेस हैं कराची के, जैसे आदम जी साइंस कॉलेज बॉयज़ कॉलेज में सबसे टॉप पर होता है, तो इनके पेपर्स की जो है वो तैयारी कर सकें। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स ये दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर जो है वो सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो सामने मेरे पास सबसे पहले सेक्शन ए एमसीक्यूज़ है, जिसमें 17 एमसीक्यूज़ होते हैं। पहले इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कि बताएं इसमें से किस सैंपल में उतने ही नंबर ऑफ एटम होंगे जितने 20 ग्राम कैल्शियम में होंगे। तो जब 20 ग्राम कैल्शियम कहा जाता है तो उसका मतलब बेटा ये होता है कि ये 0.5 मोल कैल्शियम की बात की जा रही है। अब देखते हैं 0.5 मोल और किस में होंगे। तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर जो है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल। तो हमारे पास ए ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज एज अ टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश। एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 से एमसीक्यूज है, ये पहला चैप्टर 1 से था। थर्ड है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथाइन मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली। ये चैप्टर 3 से आया एमसीक्यूज कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं इथाइन के अंदर। इथाइन मीन्स एसिटाइलिन, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। तो टोटल 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 3 and 2 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन बेसिक मीडियम इज। ये चैप्टर 10 से आया है एमसीक्यूज, सॉरी चैप्टर 10 नहीं, ये हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर है, आई थिंक ये चैप्टर 8 हमारा होता है, चैप्टर 8 से आया है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर बेसिक मीडियम में क्या होता है, तो ये होता है आरपीजी होता है ना भाई। ठीक है, रेड पर्पल ग्रीन, तो पी फॉर पर्पल, पर्पल आंसर करेक्ट हो गया। फिफ्थ है, इन द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज टू डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेशर विल बी डैश। अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें तो हमारा जो है वो गैस, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। और जब प्रेशर को रिड्यूस टू 1/2 कर देंगे, मतलब कि जब हमने टेम्परेचर को जब डबल किया तो वॉल्यूम भी डबल हो गया, और प्रेशर को हाफ कर दे रहे हैं तो फिर दोबारा से और डबल हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, डी ऑप्शन। सिक्स्थ है, प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल्स आर। ये हो जाएगा 3 + 2। ठीक है, मतलब कि 3 n की वैल्यू 3 हो गई और l की वैल्यू इसके लिए हमारे पास 2 हो जाएगी, बी ऑप्शन। सेवन्थ है, अ लिक्विड विच शोज मैक्सिमम सरफेस टेंशन। तो मर्क्यूरी जो है वो उसमें चूँकि मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उसका मैक्सिमम सरफेस टेंशन होता है। एट्थ है, ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ डैश। हर यूनिट सेल में सोडियम क्लोराइड के क्या मौजूद होते हैं, 4 Na+ और 4 Cl- आइंस मौजूद होते हैं। क्योंकि जब हम यूनिट सेल बनाते हैं तो क्यूबिकल यूनिट सेल बनता है नमक का, और इसको इस तरह से हम बनाते हैं क्यूब जैसा, और उसके हर किनारे पर अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर 4 सोडियम और 4 क्लोरीन ओवरऑल इसमें तमाम वर्टेक्स पर मौजूद होते हैं। नाइन्थ है, इफ़ द रेडियस ऑफ जिंक +2 इज 0.74 एंगस्ट्रॉम एंड S-2 इज 1.84 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस रेशियो ऑफ जिंक सल्फाइड शुड बी डैश। रेडियस रेशियो बताना है कितना निकलेगा। अच्छा, ये हमारे पास जो एमसीक्यूज है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास ये सॉलिड से ये एमसीक्यूज आया है। तो जब हम बुक में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। रेडियस रेशियो बराबर होता है रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनाइन। तो कैटाइन के रेडियस को एनाइन के रेडियस से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैटाइन हमारे पास है वो Zn+2 ये हमारा कैटाइन है, और S-2 ये हमारा एनाइन है। तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं 0.74 एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 1.84, और ये हमारे पास आ रहा है 0.40। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 10th है, सम रिएक्शंस आर नियरली टू कंप्लीशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड आइडेंटिफाइड बाय डैश।
नियरली टू कंप्लीशन कौन से होते हैं जिनकी केसी की वैल्यू बहुत हाई होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, वेरी हाई वैल्यू ऑफ केसी। 11th है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इनहिबिटेड बाय, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्लिसरीन। 12th है बार्मल सीरीज अपीयर्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी एप्रोप्रिएट एनर्जी ऑर्बिट टू, तो बार्मल सीरीज की लाइन उस वक्त ऑब्टेन होती है जब सेकंड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है। 13th है एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, तो उसका डी ऑप्शन हो गया। 14th है मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलॉइड, मिल्क किसकी तरह का कोलॉइड है, जेल, एरोसोल, एमल्जन, फोम, तो एक तरह का एमल्जन होता है हमारे पास, दो लिक्विड्स का मिलाप है। 15th है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर एट 0 एक्सेप्ट डैश, कार्बन, डायमंड, कार्बन, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो फ्री स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनके जो जीरो होती है तो उसको भी जीरो हो गए, इसकी भी जीरो हो गई। लेकिन अगर किसी के मल्टीपल एलोट्रोप्स होते हैं ना तो उसकी जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है उसके लिए जीरो होती है, तो ग्रेफाइट के लिए जीरो होती है, लेकिन डायमंड स्टेबल एलोट्रोप नहीं होता कार्बन का, दैट्स वाई इसकी जीरो नहीं होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मींस डेल्टा एच नॉट एफ की जो वैल्यू है। 16th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं होता चूंकि इनिशियल और फाइनल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। 17th है फ्यूल सेल इज अ टिपिकल गैल्वानिक सेल विच इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बी ऑप्शन। ये लास्ट चैप्टर 13 का एमसीक्यूज है हमारे पास, फ्यूल सेल। तो ये 13 एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद देखिए सेक्शन बी का पेपर आपके सामने आपको दिख रहा होगा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और ये सेक्शन सी का पेपर स्क्रोलिंग पर आपके सामने मौजूद है, ठीक है बेटा। अब इसको मैं यहाँ पर चूंकि सारे पेपर तो सॉल्व नहीं करूँगा, अगर आपको बाकी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो आप किसी भी नोट से कर सकते हैं। अगर आप मेरे नोट्स चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272, इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको PDF नोट्स अपने प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं जो है वो न्यूमेरिकल जिसकी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है बच्चों की वो सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं, 14 के करीब जो है वो हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे आज। फर्स्ट है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो डेफिनेशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद फॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम फॉस्फेट एंड वाटर बाय रिएक्शन, बाय दिस रिएक्शन कह रहे हैं कि इफ 100 ग्राम ऑफ NaOH एंड 100 ग्राम ऑफ H3PO4 आर मिक्स्ड फॉर द रिएक्शन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन डिटरमाइन द मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट फॉर्म। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के एक न्यूमेरिकल है जिसमें दो पोर्शंस में ये होगा। मतलब सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से मालूम करेंगे कि सोडियम फॉस्फेट कितना बना, फिर फॉस्फोरिक एसिड से हम चेक करेंगे कि सोडियम फॉस्फेट कितना बना। तो पहले हम देखते हैं 3 NaOH हो गया प्लस H3PO4 और रिएक्शन करके बना Na3PO4 प्लस 3H2O। तो पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं कि सोडियम फॉस्फेट इससे कितना बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि हम इसकी अमाउंट को लिखते हैं, कितने कितने अमाउंट्स हैं। तो NaOH का होता है 40 इंटू 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 120। तो 120 ग्राम से कितना बन रहा है सोडियम फॉस्फेट के निकाल देते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो ये 23 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया पहले, तो इसके बाद प्लस कर दिया इसमें 31, फिर प्लस कर दिया इसके अंदर 64, तो ये हमारा हो गया 164। 120 ग्राम से 164 ग्राम बन रहा है। तो 100 ग्राम से कितना बनेगा, तो x ग्राम बनेगा। रेशो मेथड लगा लेते हैं इसमें, तो 120 अपॉन 164 इज इक्वल टू 100 अपॉन x। तो 120x इज इक्वल टू 100 इंटू 164, x इज इक्वल टू 100 इंटू 164 डिवाइडेड बाय 120। तो x कितना निकल गया यहाँ पर हम देख सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, दैट्स 100 मल्टीप्लाई बाय 164 एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 120। तो ये हमारे पास है कि 136.6। तो अच्छा ये आंसर करेक्ट है कि नहीं इससे नहीं पता लग सकता, सेकंड वाले से भी हमें निकालना पड़ेगा। इसी तरह से अब हम सेकंड इक्वेशन लिख लें, दोबारा से इक्वेशन सेम वे रिपीट करते हैं, लाइक 3 NaOH प्लस H3PO4 और ये बना सोडियम फॉस्फेट प्लस 3H2O। अब इस बार NaOH का रिलेशनशिप, सॉरी NaOH का नहीं, NaOH तो कर लिया, इस बार H3PO4 हम देखते हैं कि ये कितना Na3PO4 बना रहा है। तो
सबसे पहले तो हम H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, दैट इज 3 + 31 + 64, ये निकल गया 98। 98 ग्राम से हमारा बन रहा है 164 ग्राम। तो 100 ग्राम से कितना बनेगा भाई, x ग्राम बनेगा। तो 98/164 इज इक्वल टू 100/x। ठीक है, तीसरा 98x इज इक्वल टू 100 इंटू 164, x इज इक्वल टू 100 इंटू 164 and this should be divided by so this should be divided by 98। और ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं तो 100 इंटू 164 डिवाइडेड बाय 98, so this is 167.3। तो अब हम दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो व्हेन वी डू द कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि जो लीस्ट अमाउंट जो आंसर आया हमारे पास वो करेक्ट है। तो हमारे पास जो NaOH है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर अब हम आंसर लिख लेते हैं। तो NaOH इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट and the mass of Na3PO4 मतलब सोडियम फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड इज 136.6 ग्राम्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सो देखिए हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ गिवन गैस हुज डिफ्यूजन रेट इज 2.83 टाइम्स द डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का सवाल है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर के मॉलिक्यूलर मास बताने कैसे गैस का जिसके रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन के मुकाबले में 2.83 टाइम्स है। तो मीन्स के R ऑफ X कोई गैस है, डिवाइड बाय RCH4, ये हमारे पास बराबर हो गया 2.83 के। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि Rx अपॉन R ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो रेशो हम लेते हैं और रेशो में मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 ऊपर हो जाएगा और मॉलिक्यूलर मास ऑफ X नीचे आ जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया 2.83, सही है। और मॉलिक्यूलर मास मीथेन का हमारे पास होता है 16 और ये हमने mx कर लिया इसको। ठीक है, स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, या नॉट स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड पर, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमें रूट ख़त्म करना है। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या होगा, 2.83 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो हमारे पास आगे आ जाएगा ये 16/mx आ जाएगा। तो 2.83 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 2.83 का स्क्वायर दिस विल बी 8 निकल जाएगा ये हमारे पास। तो mx इज इक्वल टू 16/8 आ जाएगा ये। एंड वेन एवर डिवाइड 16 डिवाइड बाई 8 जब हम करेंगे तो दिस आंसर विल बी 2। तो m मॉलिक्यूलर मास उस x गैस का हमारे पास 8 AMU हमारे पास होगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये हमने एक सेकंड न्यूमेरिकल कर लिया। अब थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन आया हुआ है, डेटा की मदद से हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना, ये डिजायर्ड इक्वेशन है। अब देखो ये N2 है ना, ये भी N2 है, ये H2 है। N2 तो हमारा ओवरऑल कैंसिल आउट हो जा रहा है। अमोनिया में हमारे पास यहाँ पर 4 चाहिए, तो इसको पूरे को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस इसलिए कर देंगे ताकि यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन जो है ना यहाँ से वो एंड अप हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेफ्ट साइड का काम पहले करते हैं, राइट साइड पे अपने आप हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन और ये बना 4 NH3। ये भी सेम यही हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन
प्लस, अब ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा, तो देखो ये 4 है ना, 4/2, तो ये 2O2 हो जाएगा। क्योंकि 4 से डिवाइड किया तो 2 1 सा 2, ये हमारा कट जाएगा। अच्छा 3/2 इंटू 4, तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, हमारा 6 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, सॉरी। तो ये हमारा हो जाएगा 4/2 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 4NO, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद H2O, ये हमारे पास क्या करना है, दोनों का माइनस कर देगा, नाइट्रोजन हमारा खत्म हो जाए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये नाइट्रोजन एंड अप हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6H2, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2O2, ये बन गया 4NH3 माइनस का 4NO, ठीक है। अब इसको लास्ट इक्वेशन के साथ हम क्या करें, चूंकि हमें डिजायर्ड इक्वेशन बनानी है, तो और H2O है, H2O भी लाना है, 6 लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं उसको, तो ये हो जाएगा 6H2 प्लस 3 इससे कट जाएगा, ये 6/2, ये 3 हो जाएगा, 3O2, ये बना 6H2O। अब हाइड्रोजन भी कैंसिल करना है, तो ये पूरा माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आया, दिस विल बी, इधर से देखो अब हम साइन चेंज करेंगे ना इसका, तो 4 अमोनिया प्लस, यहां पर देखो 4 है, अगर हम इसको इधर ही रखते हैं ना, अगर H2O को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, 6H2O है, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब यार साइन को ओवरऑल चेंज कर देते हैं, चलो इधर ही लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो 6H2O हो गया प्लस 4NO हो गया, और राइट साइड पे हमारे पास 4 अमोनिया बचा प्लस, और अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो 2O2 है और 3O2 है, तो 5O2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बना इसमें। अच्छा हम इसको अलग तरह से भी कर सकते थे, तो ये असल में इक्वेशंस हमारे पास राइट और लेफ्ट पर अलग अलग आ चुकी हैं, ठीक है, मतलब कि आगे पीछे हो गई इक्वेशंस, इसको लेफ्ट पे होना था, इसको राइट पर आना था। अब इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी पड़ेगी, तो हमें इसके लिए क्या करना था, NO वाले इक्वेशन को ऊपर रखना था, देखिए साइन का मसला नहीं आता। जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, दोबारा से कर लेता हूँ, 2N2 प्लस 2O2, ये बन गया हमारा 4NO, ये बन गया 2N2 प्लस 6H2, और ये हो गया 4NH3। अब यहाँ माइनस करेंगे ना, तो साइन वाला वो मसला यहाँ पर हमारे पास नहीं आएगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा, और ये 4NH3 माइनस किधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 4NH3 प्लस 2O2 माइनस का 6H2, ये हो गया 4NO, बस ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट वैल्यूकेशन है उसको 36 से मल्टीप्लाई कर दें हम, और इसके साथ क्या कर दें, प्लस कर दें, ये हमारे पास 6H2 हो गया प्लस 3O2 हो गया, रिएक्शन एरो, ये हमारे पास हो गया 6H2O। अब देखो आराम से ये 6H2 और ये प्लस का माइनस का 6H2 कट गया, ये हो गया 4NH3 प्लस 5O2, ये बना हमारा 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। अब ये हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन आ गई, अब ये सही है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, जो काम हम लेफ्ट में करे थे वो काम हमें राइट में भी करना है, मीन्स कि यहाँ पर जो माइनस, अब ये 4NO है ना, तो ये प्लस 22 था, इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा प्लस का 88 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 44 किलो जूल पर मोल, तो हमारे पास प्लस का 88 और माइनस का 44, 88 में से 44 निकाला तो 44 किलो जूल पर मोल बच गया। फिर नेक्स्ट वाले नीचे वाले को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, 58 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 58 मल्टीप्लाई बाय 6, दिस विल बी 348, माइनस का 348। अब चूँकि डायरेक्टली प्लस कर दिया गया इसके अंदर है, तो ये हो जाएगा प्लस का 444 माइनस का 348, माइनस का 304 आंसर आ रहा है, माइनस 304 किलो जूल पर मोल।
ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, तो आई होप सो कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड ए इज 37 मिलीमीटर Hg एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर हमारे पास हो गया बेटा ये PA हो गया, मान लेते हैं इसको PA कर देते हैं, और ये 37 mm ऑफ Hg है। इसको दूसरे लिक्विड बी में डिसॉल्व किया गया है ताकि सॉल्यूशन तैयार किया जाए। तो प्योर लिक्विड ए है ना, तो ये PA नहीं कहलाएगा, दिस विल बी P नॉट। जो प्योर लिक्विड की बात की जा रही है, जब प्योर लिक्विड हमारे पास होता है तो उसको हम लोग P नॉट कहते हैं ना, P नॉट। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी दिस। अच्छा, ये अब प्रेशर आ गया P, कि अब वो जो प्रेशर हमारे पास है वो 33 mm ऑफ Hg है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो PA आप बताइए कि PA कितना होगा, या P1 भी उसको हम कह सकते हैं, एक ही बात है। अभी हमारे पास राउल्ट्स लॉ का न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ की अलग अलग फॉर्म्स आपको पता होंगी, ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। तो उसके मुताबिक P बराबर होता है, जैसे आप देख सकते हैं फॉर्मूला बुक में आपके मौजूद है, P इज इक्वल टू P नॉट x1। P बराबर होता है P नॉट x1 के xa के। अब xa बताना है तो ये क्या है, P ओवर P नॉट हमारे पास हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A बताना है तो PA के बजाय xa हमें बताना है, सॉरी, ठीक है। तो P हमारे पास हो गया 33 डिवाइड बाई 37। तो 33 को डिवाइड करेंगे जब 37 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, दिस विल बी 0.891। तो 0.891 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया उस न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट है 7th है, सिल्वर सल्फेट इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस टू फिल वुंड्स, इट्स सॉल्युबल इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस, व्हाट विल बी इट्स KSP। तो जब हम इसका डेटा बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई कि सॉल्युबिलिटी जो है ना वो गिवन की जा रही है। सॉल्युबिलिटी कितनी दी जा रही है, ये दी जा रही है 1.43 एक्सपोनेंट -2 मोल्स पर dm³। ये असल में मोलरिटी दी जा रही है। KSP आपको बताना है। अब KSP कैसे बताया जाता है, इसका क्या तरीका होता है, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। Ag2SO4 है ना ये, अभी किस तरह से ब्रेक होगा, 2Ag प्लस SO4 -2 में ब्रेक होगा। ये 2x हो गया और ये x हो गया, तो KSP बराबर हो गया कि उसके Ag प्लस के स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास SO4 -2 हो गया, ठीक है। तो ये KSP बराबर हो गया, ये हमारा 4x का स्क्वायर हो गया, और ये जस्ट x हो गया, सॉरी 2x का स्क्वायर हुआ ना, 2x स्क्वायर और ये जस्ट x हो गया, तो ओवरऑल 4x क्यूब बन गया। x की वैल्यू जो सॉल्युबिलिटी होती है ना बेटा, यही x होता है हमारे पास है। तो KSP हमारे पास क्या आ जाएगी 4, और x हमारे पास है 1.43 एक्सपोनेंट -2 और इसका क्यूब। तो KSP आ जाएगा हमारे पास, निकाल लेते हैं, यहाँ रहा 4 ब्रैकेट 1.43 एक्सपोनेंट -2 और इसका क्यूब निकला हमारे पास। कहाँ गया क्यूब, शिफ्ट, और ये रहा क्यूब आ गया 1.169 एक्सपोनेंट -5, 1.169 एक्सपोनेंट -5। यूनिट क्या निकल जाएगी, ये मोलैरिटी स्क्वायर और ये मोलैरिटी है, तो ये मोलैरिटी का क्यूब जो है ना, मोलैरिटी क्यूब, इसकी यूनिट हमारे पास निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, एंड आल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ रहे हैं, रेट कांस्टेंट भी पूछ रहे हैं। तो अगर हम रेट कांस्टेंट बता दें तो इक्वेशन तो हमारे पास सामने गिवन है, तो पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेना चाहिए, उसके बाद हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है, बेहतर तो यही है। तो रेट आपको पता है, रेट हम ऑर्डर हम दो तरह से निकालते हैं। पहले ऑर्डर निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू NO निकालेंगे, NO के रिस्पेक्ट से क्या निकलेगा। तो जब हम देख रहे हैं कि जब NO की कंसंट्रेशन को जब डबल किया जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो NO के रिस्पेक्ट से ऑर्डर हमारे पास जो आ गया वो 2 आ गया। अब ऑर्डर निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू O2। O2 में जब हम 0.25 से 0.75 कर रहे हैं, मतलब जब 3 टाइम्स कर रहे हैं तो ये भी 3 टाइम हो जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट से ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया।
इसका मतलब जो इक्वेशन इसकी बनेगी वो होगी 2NO + O2, इस तरह से आएगी। इसके रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है, इसके रिस्पेक्ट से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। तो जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे R = K, तो NO पर हमारे पास स्क्वायर आएगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा जस्ट O2। ठीक है, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट लेकर यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। K बराबर हो गया, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही उठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा R/NO का स्क्वायर और ये O2। तो K बराबर किसके हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन 1.5 एक्सपोनेंट -6/NO था यहाँ पर 0.15, इसका स्क्वायर हो जाएगा और O2 हमारे पास है, दिस विल बी 0.25। तो ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, 1.5 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 0.15 का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0.25 से। तो आंसर हमारे पास आएगा 0.0002, 0.0026। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा, अब इसमें रेट कांस्टेंट है, यूनिट क्या निकलेगी इसकी, तो किस तरह से निकल जाएगी, ये मोलैरिटी पर सेकंड हो गई ना भैया, ये हमारा है मोलैरिटी पर सेकंड और ये डिवाइड हो रहा है मोलैरिटी क्यूब से। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मोलैरिटी पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1/मोलैरिटी क्यूब हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ -2, तो मोलैरिटी -2 और सेकंड इनवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच का न्यूमेरिकल है। A solution is made by dissolving 14.8 gram HCl in water at 25 degrees centigrade. If the volume of solution is 750 cm³ and HCl is assumed to be completely ionized, calculate its pH। देखो pH बराबर किसके होता है, pH बराबर होता है -log H+ आयन कंसेंट्रेशन। अब H+ आयन कंसेंट्रेशन तो जाहिर सी बात है हमें पता नहीं है, तो पहले वो निकालना पड़ेगा हमें। वो कैसे निकलेगा, मोलैरिटी से। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज 14.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 36.5 हो जाएगा HCl का, मल्टीप्लाई बाय 750। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो ये जो भी हमारे पास आ रही होगी बेटा, ये H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, याद रखना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया हमने इसके अंदर है। तो पहले हमारे पास आ गया मास, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, नीचे आ गया मॉलिक्यूलर मास 36.5 और फिर मल्टीप्लाई कर दिया इसको 750 से, ये हमारा आ गया 0.54। तो pH हमारे पास निकलेगा -log 0.54। तो pH के लिए -log लिया और 0.54 निकाला, 0.26 हमारे पास आ रहा है, 0.26 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन एक्सप्लेन ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम एटम, आल्सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इन चारों की p-3। देखो फास्फोरस के वैसे 15 होता है, लेकिन -3 में जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया है तो ये 18 हमारे पास हो गया। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया हमारा इसका। कॉपर का 29 है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। कैल्शियम +2 से मोरा जिसके पास भी कितने आ गए 18 इलेक्ट्रॉन, तो यही वाला हो जाएगा। कैल्शियम +2 का भी ये निकल जाएगा। मॉलिब्डेनम का अगर निकालना है तो दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया 30। अब 30 के बाद कैसे जाएंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर आप इसके लिए टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से होती है, 1 से लेकर हम लोग 7 तक लिखते हैं। शुरू में सबके साथ S लगा लेते हैं, बाद में सबके साथ P लगा लेते हैं, इसके बाद सबके साथ D लगा लेते हैं, फिर F। तो इस तरह से उसके बाद कट कर लेते हैं।
ठीक है, तो देखो 3s 3d के बाद 4p आएगा, 4 पे 6, फिर आ जाएगा 5s और 4d, तो 5s 1 हो जाएगा और ये 4d 4 हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है। चूँकि 5s1 4d 5 हो जाएगा ताकि स्टेबल हो जाए, तो वरना 5s2 4d 4 हो रहा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसे ले लेता है मॉलिब्डेनम, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगर 150 cm cube of hydrogen was collected over water as this, calculate the mass in gram of gas obtained, the pressure of water vapors at 28 डिग्री सेंटीग्रेड is 20 mm of Hg। देखो जनरल गैस इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा, दिस इज PV इज इक्वल टू nRT। मास निकालना है, PV इज इक्वल टू mRT अपॉन कैपिटल M, मास बराबर हो जाएगा PVM अपॉन RT। ठीक है जी। अब देखो प्रेशर यहाँ पर जो हम लेंगे ना, ये वेट गैस का प्रेशर नहीं लेंगे, ड्राई गैस का प्रेशर लेंगे। तो 800 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 780। वॉल्यूम हमारे पास है 150 cm क्यूब, चूँकि जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल किया है, तो 150 cm क्यूब के बजाय हम उसको DM क्यूब में लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज 0.15 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, हीलियम हाइड्रोजन गैस है तो 2 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, R 0.0821 हो जाएगा, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 28 प्लस 273, जो हो जाएगा 301। तो मास कितना निकला यहाँ से निकाल सकते हैं अब हम। सो दिस विल बी 780 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2, this should be divided by 0.0821 multiplied by 301. The answer is 9.46 gram. This will be the final answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये बी पार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन का शायद होगा। वैन डेर वाल इक्वेशन से न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर ऑफ 5.5 dm cube of 27 degree centigrade, assuming ammonia gas is a real gas, then determine its pressure। तो नंबर ऑफ मोल दिया जा रहा है अमोनिया का, दिस इज 1 मोल। वॉल्यूम जो सिलेंडर का दिया जा रहा है 5.5 dm क्यूब, टेम्परेचर दिया जा रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन, और प्रेशर आपको मालूम करना है, जबकि स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू आपको दी गई है, ये यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो वैन डेर वाल इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैन डेर वाल इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B RT। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, P प्लस A ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। ठीक है, तो n भी यहाँ पर आएगा चूंकि मोल्स है ना, तो AN स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू NRT, ये हमारे पास कहलाती है, दिस इज कॉल्ड वैन डेर वाल इक्वेशन। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। प्रेशर हमारे पास है, चूंकि रेडियस कैपिटल R लगा रहे हैं, प्रेशर तो पता नहीं है, तो P को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। P प्लस A हमारे पास है, दिस इज 4.17, एन हमारे पास तो 1 ही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। V स्क्वायर हमारे पास हो गया 5.5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद V माइनस एन बी, तो ये इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दो। V माइनस एन होता 5.5 माइनस एन है 1, और B हमारा क्या है, दिस इज 0.0371 इज इक्वल टू NRT। एन तो 1 तो छोड़ दें, R हो गया 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। अब हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, दिस विल बी P प्लस, अब ये 4.17 है, डिवाइड करेंगे इसे किससे भाई, V स्क्वायर मतलब 5.5 के स्क्वायर से, ये आ जाएगा 0.137,
और ये कितना हो गया भाई 5.5 माइनस 0.0371, ये हो जाएगा 5.462 इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर हो गया, दिस विल बी 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821, सो दिस विल बी 24.63। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, p प्लस 0.137 इज इक्वल टू 24.63 डिवाइडेड बाय 5.46, तो ये हो जाएगा 24.63 डिवाइडेड बाय 5.46, यह आ गया 4.51, p बराबर हो गया 4.51, माइनस कर देंगे इसको 0.137 से, तो अब ये माइनस हो जाएगा 0.137 से, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा दिस विल बी 4.373, इतना एटीएम में हमारे पास इसका प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद बाकी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स हैं, वो करेंगे, मैं एंड में करा देता हूँ, एक न्यूमेरिकल पे पहले करा देता हूँ जो आदमजी साइंस कॉलेज के बिल्कुल लास्ट में है। एंड दिस विल बी स्टेट एंड एक्सप्लेन Hess law of constant rate of summation, calculate the enthalpy of combustion of propane by the given information। ये स्मॉल सवाल है, छोटा है, इसलिए पहले ये कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है क्या, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मालूम करनी है, हीट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल है। डेल्टा एच जो है ना वो हमारे पास बराबर हो जाता है इसमें किसके, कि हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, फिर इसके बाद समेशन ऑफ एन आर NP, जितने भी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा H नॉट F, जितने भी प्रोडक्ट्स के डेल्टा H नॉट F हैं उससे, फिर ये हमारे पास माइनस हो जाता है किससे, समेशन ऑफ NR जो रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी डेल्टा H नॉट F रिएक्टेंट्स के हैं उससे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला इसका होता है डेल्टा H नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मालूम करने के लिए। तो यहाँ देखें प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, CO2 है और H2O है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि CO2 हमारे पास है, दिस विल बी 3 है ना, तो 3 हमारे पास होगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, इसके हीट जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन से, ये -393.5, फिर इसके साथ प्लस कर देंगे किसको, जो दूसरा है दैट इज़ 4 मोल्स हैं, और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 285.8 होना चाहिए। ठीक है, इससे, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर दोबारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। रिएक्टेंट में देखो ऑक्सीजन का तो 0 होगा, तो सिर्फ प्रोपेन को लेना है। प्रोपेन के कितने मोल्स हमारे पास हैं, दिस विल बी 1 मोल, तो 1 ही रह गया ये तो, और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसको माइनस का 104 से, तो ये डेल्टा H नॉट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ईजिली। ये पहले हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 393.5, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1180.5। अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 285.8, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि साइन तो हमने माइनस का ले लिया है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर 4 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1143.2, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 104। अब यहाँ पर हम इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, -1180.6 माइनस का 1143.2 प्लस का 104, ये हमारे पास आ गया माइनस का 2219.7, माइनस का 2219.7 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जस्ट जो है वो इसको मैं बताता हूँ, शॉर्टकट में बता देता हूँ जो हमारा बैलेंस इक्वेशन है। देखो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन इसको बैलेंस करते हैं, डायरेक्टली बता रहा हूँ शॉर्टकट में, बाकी लंबी डिटेल आप मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं, मैं पूरी डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो OH यहाँ से कट जाएगा, फिर Cl2 इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, ये Cl2 इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, तो Cl2 आप देख सकते हैं कि ये हमारा बन रहा है। अच्छा, ये बेसिक मीडियम में सॉल्व हो रहा है पहला वाला, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है, क्योंकि OH आ रहा है, दिस विल बी द बेसिक मीडियम।
तो ये ClO3 इक्वेशन गलत है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ClO3 माइनस, और ये Cl2 कन्वर्ट किस में हो रहा है, Cl माइनस में। इसको बैलेंस करने के लिए देखो मल्टीपल काम करना होता है, पहले यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर हम कर लेंगे 3 to the 6 6H2O लगा लेंगे, नीचे तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर हम लोग 12H प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जितना H प्लस उतना ही OH माइनस दोनों तरफ लगा लेंगे, 12OH माइनस यहाँ लग जाएगा और 12OH माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ये करना होता है जब भी हम बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करते हैं। और ये हमारे पास ये 12H प्लस और 12OH माइनस ये हमारे पास मिलकर ये दोनों क्या बनेंगे, 12 वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ मैं मिटा कर डायरेक्ट लिख देता हूँ 12H2O, ठीक है। बाकी बस अब चार्जेस को बैलेंस कर लेते हैं। चार्जेस कितने हैं देख लेते हैं पहले, मार्कर चेंज करता हूँ मैं कलर, ओके नाउ गुड। तो ये माइनस का 12 चार्ज है बस यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 2 चार्ज है, तो यहाँ पर प्लस 10 इलेक्ट्रॉन लगा दे तो दोनों तरफ माइनस का 12 चार्ज हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है, तो क्या कर लें, इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं। अब इधर 2 है और इधर 10 है, दोनों को बराबर करना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये काम नीचे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। तो इस पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 2 से, सॉरी इस पूरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 12OH माइनस प्लस का 6H2O प्लस का Cl2, और ये बना 2ClO3 माइनस प्लस का 12H2O प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन, और जब ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस का 5Cl2, ये बना 10Cl माइनस। इसके बाद आप देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ से 6H2O कैंसिल हो जाएगा तो उधर 6 हो जाएगा, तो 5Cl2 प्लस 12OH माइनस, और ये बना 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस 6H2O, और ये रिएक्शन हमारा जो है वो आप चेक कर सकते हैं बैलेंस हो गया, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में किया है, बुक में थोड़ा सा लॉन्ग में होता है ये, जो मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आई नीड टू एंड अप द सेशन बिकॉज द वीडियो इज गेटिंग सो लॉन्ग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट इन अ हरी। नाउ देखो Cr2O7, अब ये भी दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, फॉरन से करते हैं, बिल्कुल विद इन मिनट्स करते हैं इसको, ठीक है। ये आयोडीन है, ये बन गया IO3 माइनस। अब से पहले तो भाई क्या करें, 7H2O बिल्कुल लगा लें, हाँ जी लगा लें, यहाँ से 14H प्लस लगा लें, जी लगा लें, नहीं गलत हो गया, गलत इसलिए हो गया कि हमने पहले क्रोमियम को बैलेंस नहीं किया, ये गलती हो गई। तो यहाँ 2 लगेगा पहले, यहाँ पर 2 लगेगा पहले, अब यहाँ पर लगेगा, वैसे तो वही बात रह गई 7H2O, और यहाँ लगेगा 14H प्लस, यहाँ लगेगा 6H2O, और यहाँ लगेगा 12H प्लस। अब चार्जेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। चार्जेस बैलेंस कैसे होंगे, प्लस 14 और माइनस 2, यहाँ पर आ गया चार्ज आपके पास कैसा, प्लस का 12 चार्ज आ गया, सॉरी प्लस का 12 चार्ज आ गया, यहाँ पर प्लस का 6 चार्ज आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन लगा लें, चार्ज बराबर हो जाएगा। यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ पर -2 प्लस 10, यहाँ प्लस का 10 चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दें, बात बराबर हो जाएगी। अब इसको हम क्या कर लें, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 14 5 कितना होता है भाई, पता नहीं, मुझे याद नहीं, 14 5 दिस इज 70H प्लस 5Cr2O7 माइनस 2 प्लस 30 इलेक्ट्रॉन, 10Cr प्लस 3 प्लस 35 वाटर, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3I2, रिएक्शन एरो बना 3 2 6 6IO3 माइनस प्लस 36H प्लस प्लस 30 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, जो बच गए उसको हम लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखते हैं, ये 70H प्लस ये 36 है, तो यहाँ से 36 निकाल लो,
तो 70 minus 36, this will be how much? 34. Okay, so 34H plus 5Cr2O7 minus 2 plus 3I2 माना 10Cr plus 3 plus 35H2O plus 6iO3 minus. अब ये इक्वेशन मैं नहीं चेक कर रहा, आप चेक करोगे, ये बैलेंस्ड होगी, ठीक है ऑलरेडी. अच्छा यहाँ पर 36H2O तो यहाँ से खत्म हो गया, वाटर होगा ही नहीं बेटा. यहाँ हमने यहाँ पर 36H प्लस है ना, वो कैंसिल आउट किया ना, तो वाटर तो आएगा, 35H2 आएगा. क्योंकि यहाँ पर मैंने 6H2O लिखा नहीं ना, सॉरी बेटा. तो 6 3 = 18 प्लस 6 3 = 18 H2O भी तो आएगा. तो 35 में से जब 18 को माइनस करेंगे, दिस विल बी 17. तो यहाँ 17 H2O रह जाएगा. अब ये सवाल ओवरऑल बैलेंस है, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन करके लेक्चर ख़त्म करते हैं. MnO4 ये हमारा कौन सा मीडियम है भाई? ये मीडियम ही नहीं बता रहे, मीडियम ही नहीं बता रहे. तो ऊपर कहीं बताया तो नहीं एसिडिक बेसिक? नहीं बताया. दिस विल बी द रॉन्ग क्वेश्चन. वाई? चूँकि यहाँ पर देखो, एटलीस्ट यहाँ पर उनको बताना चाहिए कि ये सवाल एसिडिक है या बेसिक है. अगर नहीं बताते तो कम से कम यहाँ पर H प्लस या OH माइनस तो होना चाहिए. अदरवाइज हमें पता ही नहीं लग सकेगा कौन सी मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. तो बस दैट्स इट. आई थिंक सो कि काफ़ी हो गया. तो आदम जी साइंस कॉलेज का पेपर आपको मैंने सॉल्व करा दिया जैसे कि आप चाह रहे थे. और आप चाहते हैं कि मेरे अपने टारगेट पेपर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना टारगेट पेपर दे दूं जो कि पेपर में आपकी मैक्सिमम मार्क्स के लिए बेटर हो, या अगर आप मेरे नोट्स चाहते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दोबारा बताता हूँ, 0300215272. इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको अपने नोट्स के जो PDFs हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है. तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए. मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.